नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट कोई खास नहीं रहा दोस्तों, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया है। इस हिंसक में अब तक कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में दोस्तों जख्मी हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्ट जो है वो डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है दोस्तों इस सबके पीछे, आइए समझते आज की इस वीडियो में। इन सबके पीछे जो कारण है दोस्तों वो है रिजर्वेशन को लेकर के। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% पर नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिक पर नौकरी मिल सकती है। यह सिस्टम इंडिया से काफ़ी अलग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिक पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिक पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा दोस्तों। आज़ादी मिलने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था दोस्तों, और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% पर भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई दोस्तों। देश भर के 59% पर एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% पर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन्स आया, लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे दोस्तों। In 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. तो वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया रिलीफ प्रोवाइड कराने में यहाँ के लोगों को, और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास दोस्तों 168 सीट थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग पार्टी को जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा ये होता है कि आगामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करते, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती। उस टाइम के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याह्या खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इन्फोज किया गया और रिस्पांस में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की प्रोटेस्ट के तौर पर इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किया दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। ईस्ट पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ लोगों को रिफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वार हमें देखने को मिली। यह वही वार थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengali. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आज़ाद देश बने, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रिलेवेंट है इस कोटा सिस्टम की वजह से, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% पर जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंटेज के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है, जैसे कि 10% पर औरतों के लिए, 10% पर जिला कोटा है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है, एथनिक माइनॉरिटी के लिए 1% पर रिजर्वेशन है, उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई। इन सभी नंबर्स को आप ऐड करोगे तो टोटल 56% पर रिजर्वेशन बनती है, लेकिन माइनॉरिटी शेयर 56% में से ये 30% पर फ्रीडम फाइटर्स का
कोटा। इस आर्टिकल को देखिए। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थर्ड ईयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी है, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटी वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर सारी रिजर्वेशन हटा दी जाए। सरकार के द्वारा यहाँ पर यह फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी दोस्तों। आज़ादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद इनकी मिलिट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक आर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% पर नौकरियां रिजर्व की जाए। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये चीज़ सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए अप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी यह रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी यह रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरी के लिए ये चेंज होता रहा, लेकिन फिर यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-2013 में एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी। बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब के लिए कम्पीट करते हैं। बांग्लादेश में काफ़ी ख़राब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी। बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में उस समय भी क्लैश देखने को मिले उन स्टूडेंट के बीच जो इसके खिलाफ थे, लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जॉब के लिए यह कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ, और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है। जो पिटिशनर कर रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशन को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दे, और वैसे भी इसका क्या तुक बना। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स से फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर्स है और कौन फ्रीडम फाइटर्स नहीं है? सरकार ने यार रिस्पांसिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर्स होगा या कौन नहीं होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन आवामी लीग के लोगों को डिस्प्रोसियम एक्लूड किया गया है। उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी है और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है दोस्तों वो रुकते नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के अलावा बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज भी इनमें जुड़ जाती है, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है। आवामी लीग पार्टी का दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट नारे लगाते हैं, हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे।
सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियस प्रो कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आगामी लिख के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े रिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्ट को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रेन को रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रेन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे? आखिर दोस्तों क्या है यह रजाकार? रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्प। लेकिन 1971 की वार में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो कि एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करता था, और वहीं दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इन कवरेज किया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश के लिए। रजाकार को आइडेंटिफिकेशन किया गया या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चल रहा है। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। तो पॉइंट आप यहाँ समझ सकते हो दोस्तों क्या है बांग्लादेश में रजाकार का मतलब, गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। ये वही पुरानी स्ट्रेटजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहाँ पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए, अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांच रहे कि सरकार सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पॉलिटिकल कैरियर पर भी सवाल उठाए गए। इसी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट और स्लोगन्स भी देखने को मिले जहां पर उन्हें डिक्टेटर बुलाया गया, जैसे कि यह स्लोगन तू के अमी के राजाकार राजाकार के बोलचे सायरा चार। इसका मतलब है दोस्तों मैं और तू कौन, राजाकार राजाकार। ऐसा किसने कहा? डिक्टेटर। उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने देश के लोगों को प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच यहां पर ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।